हेलो बच्चों, हम आपके सामने फिर हाजिर हैं। आपका जो बचा हुआ चैप्टर नंबर 6 था ज्योग्राफी का, क्लास 10th का विनिर्माण उद्योग, उसका आधा ही चैप्टर पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था, आधा चैप्टर हम इस क्लास के अंदर फिनिश कर देंगे, उसको लेकर हम हाजिर हैं। तो उसमें अगला जो टॉपिक था, पिछली बार हमने पढ़ा था उद्योग का निर्माण, उद्योगों की आवश्यकता क्या होती है और जो हमें उद्योगों के कौन कौन से कारक होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे स्पेशल सूती उद्योग, यानी हमारे देश के अंदर कौन कौन से उद्योग हैं जो काफ़ी बड़ी तादाद में चल रहे हैं और वो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले उद्योग हैं। सबसे पहले जो हम बात करें सूती वस्त्र उद्योग, तो सूती वस्त्र उद्योग आपने देखा होगा, सूती कपड़े पहनते हैं। तो हमारा इतिहास रहा है सूत का उत्पादन करने की। सूत का उत्पादन कैसे होता है? जो रुई होती है जिसे हम रजाई में भरते हैं, उसका धागा बनाया जाता है। उसका धागा बनाने के बाद उससे कपड़े बनाए जाते हैं, उन्हीं को कहा जाता है सूती वस्त्र उद्योग। और इसका सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है हमारे देश के अंदर, वो गुजरात के अंदर, गुजरात में, महाराष्ट्र में, इनमें सबसे ज़्यादा होता था। और अंग्रेज़ों के दौरान में जब अंग्रेज हमारे देश के अंदर आए थे तो उन्होंने इन्हीं क्षेत्रों का प्रयोग किया था यहाँ से अपने जो सूती वस्त्रों उद्योग को निर्माण करने में। अब उसके बाद कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर सूती वस्त्र उद्योग निर्भर करता है? सबसे पहले कपास की उपलब्धता। कपास काली मिट्टी में उगाया जाता है जहाँ पानी की भी अच्छी सुविधा उपलब्ध होती है। अगर हमारे पास कपास अच्छी है तो हम कपास उद्योग को या सूती उद्योग को और ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। परिवहन उद्योग, सूत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने और ले जाने के लिए ट्रक, या हम कहें रेलवे, या हम कहें अच्छी और स्वच्छ सड़कों की आवश्यकता होती है। अगर ये सड़कें नहीं होंगी तो हम सामान एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेकर जा सकते। फिर उसके बाद है बाजार पत्तन। बाजार तो आप जानते हैं, अगर बाजार नहीं है तो हम अपने वस्त्रों को या सूत को नहीं बेच सकते, जिसकी वजह से कोई उत्पादन भी नहीं करेगा। पत्तन का मतलब क्या है? जो बंदरगाह होते हैं जहाँ बड़े बड़े पानी के जहाज आकर रुकते हैं, उन्हें पत्तन या बंदरगाह कहा जाता है। अंग्रेज़ों के दौरान भी जितने भी ये सूती वस्त्र थे या सूत था, हमारे यहाँ से इंग्लैंड जो जाता था वो पानी के द्वारा जाता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सस्ता होता है। इसके द्वारा भी अगर जहाँ ये चीज़ें उपलब्ध हैं तो वहाँ हम सूती वस्त्र उद्योग का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद है सस्ता श्रम, यानी अगर हमारे पास मजदूर सस्ते हैं, सस्ते दर पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो हम कपास उद्योग का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद नमी युक्त काली भूमि, अगर नमी है ज़मीन के अंदर तो हम सूती वस्त्रों का सूत का निर्माण कर सकते हैं, कपास का निर्माण कर सकते हैं, नहीं तो कपास का निर्माण नहीं होगा। तो इस प्रकार ये सारी की सारी परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से सूती वस्त्र का उद्योग का निर्माण किया जा सकता है या कपास का निर्माण किया जा सकता है। तो कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि सूती वस्त्र उद्योग को स्थापित करने के लिए कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए आवश्यक हैं, तो इन चीज़ों को लिखकर आप एक्सप्लेन अच्छे से कर सकते हैं। हाँ, जलवायु भी हो सकता है। जलवायु अगर अच्छी होगी, साफ़ सुथरी होगी, या हम कहें ना ज़्यादा गर्मी होगी, ना ज़्यादा बरसात होगी, ना ज़्यादा सर्दी होगी, तभी हम कपास की खेती कर सकते हैं। तो बच्चों, उसके बाद हम देखते हैं आगे जो कौन कौन से देश हैं जहाँ बड़ी तादाद में सूत का निर्माण किया जाता है, कपास का निर्माण किया जाता है। तो जापान का नंबर भी भारत के साथ साथ जापान में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, रूस में, सिंगापुर में या श्रीलंका में, ये सारे के सारे वो राज्य हैं या वो देश हैं जहां सूत का बड़ी तादाद में उत्पादन किया जाता है। अब उसके बाद हम देखें आगे, तो सूत के बाद आगे बात आती है कि सूत जो है वस्त्र उद्योग, बुनकर और उनके लोगों को रोजगार देता है। अगला क्या है कि हमारे देश के अंदर बहुत बड़ी तादाद में जो जनसंख्या है वो सूती वस्त्र का निर्माण करती है, पोंछे बनाती है, या आपने देखा होगा पोंछे बनाना, ये भी सब सूत के बनते हैं। तो बहुत बड़ी तादाद में लोग रोजगार से जुड़े हुए हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में, यानी हमारे देश की अर्थव्यवस्था में भी इन सूती वस्त्र उद्योगों का, यहाँ के सूत वाले उद्योग का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। अगर हम बात करें कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो हमारा विदेशों में व्यापार जाता है, उसमें 4% का जो हमारा है सूत जो जाता है या सूती वस्त्र जो जाते हैं वो भारत से जाते हैं। तो बच्चों, आइए अब हम देखते हैं, क्वेश्चन आता है कई बार सूती वस्त्र उद्योग में कौन कौन सी समस्याएं हैं, किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है सूती वस्त्र उद्योगों का। तो सबसे पहले परंपरागत उद्योग, ये हमारे पुराने परंपरागत उद्योग हैं जो सैकड़ों सालों से या हम कहीं हजारों सालों से लगातार चले आ रहे हैं। उसके बाद हमारे देश के अंदर कमी क्या है? अच्छा कपास नहीं मिल पाता, हमारे पास कपास नहीं है, और अच्छा कपास ना होने की वजह से विदेशों से वो प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाता, और हमारा जो सामान है, हमारे जो कपड़े हैं वो विदेशों में नहीं बिक पाते। फिर मशीन हमारे पास बहुत पुराने
दर्जे की हैं, पुराने तरह की हैं, नई मशीनें हमारे पास नहीं हैं, और जिसकी वजह से कपड़ा भी अच्छा उत्पादन नहीं हो पाता। पर्याप्त पूंजी, इस उद्योग को निर्माण करने के लिए पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे उद्योगपतियों के पास इतना पैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अगर बाजार के अंदर सूती कपड़े खरीदने के लिए जाएंगे तो वो सामान्य कपड़ों से बहुत महंगे मिलेंगे, जिसकी वजह से हम उन कपड़ों को पहनने की कोशिश नहीं करते। हम सस्ता कपड़ा पहनना कोशिश करते हैं जो कि विदेशी कपड़ा होता है। उसके बाद विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा भी मैंने आपको बताया, जापान में, फ्रांस में, अमेरिका में, इन देशों के अंदर बड़ी तादाद में सूत का निर्माण हो रहा है, सूती कपड़ों का निर्माण हो रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं और अच्छे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो सूती वस्त्र उद्योग है वो विदेशों के साथ प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पाता। तो ये भी सारी की सारी चीज़ें हैं बच्चों। ये भी मैंने अभी कृत्रिम कपड़े जो केमिकल से तैयार होते हैं, कुछ कपड़े, कुछ नायलॉन के कपड़े या अलग अलग तरह के जो लिनन के कपड़े, इन कपड़ों के आगे जो बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं, टिकाऊ होते हैं, और उसके आगे हमारे जो सूती वस्त्र उद्योग हैं वो टिक नहीं पाते। ये सारी की सारी समस्याएं, लागत अधिक, अगर हम उत्पादन करना चाहते हैं तो उसकी उत्पादन लागत में भी क्या आता है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी समस्याएं हैं जो हमारे सूती वस्त्र उद्योग में जो है बाधा उत्पन्न करती हैं। अब हम बात कर लेते हैं पटसन। पटसन भी एक तरह का कपड़ा होता है जो हमारे देश के अंदर काफ़ी बड़ी तादाद में उगाया जाता है। अब पटसन उद्योग क्या है, तो भारत में पटसन उद्योग सबसे बड़ा उत्पादक है। अगर हम देखें देश के अंदर, और देश के अंदर जो बांग्लादेश है वो बांग्लादेश के बाद सबसे बड़ा निर्यातक है। यानी जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो आज़ादी से पहले बांग्लादेश भी हमारे क्षेत्र में था, जिसे बंगाल कहा जाता था। उस बंगाल के अंदर शुरू से ही जो पटसन उद्योग है बहुत बड़ी तादाद में उत्पादन होता है, क्योंकि वहाँ की ज़मीन भी इसी के लिए उपयोगी है। तो पूरी दुनिया के अंदर जो निर्यात करता है, निर्यात का मतलब विदेशों को अंदर भेजना, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो निर्यातक है पटसन का वो बांग्लादेश है, उसके बाद भारत का नंबर आता है। तो पूछ लेगा कई बार एक नंबर क्वेश्चन, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पटसन का निर्यातक देश कौन सा, बांग्लादेश। उसके बाद भारत का पटसन 70% उद्योग पश्चिम बंगाल के अंदर है, जो कि हमारे देश का जो भाग है वो पश्चिम बंगाल कहलाया जाता है, जो हुगली नदी के आसपास है। और हुगली नदी बहुत ही ज़्यादा उत्पादन करने वाली, वहाँ पानी की सुविधा उपलब्ध है, वहाँ जो है हवा, जो पानी के जहाज़ हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये सारी की सारी जो सुविधाएँ हैं ये उस पश्चिम बंगाल के अंदर हैं, जहाँ जो पटसन उद्योग का निर्माण किया जाता है, पटसन उद्योग को निर्मित किया जाता है। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि हुगली नदी के किनारे पटसन उद्योग का निर्माण क्यों किया गया है, या कौन सी परिस्थितियां जिनकी वजह से हुगली नदी के किनारे ज़्यादा पटसन उद्योग का निर्माण होता है। पटसन उत्पादन क्षेत्र की निकटता, यहाँ सबसे ज़्यादा पटसन उत्पादन होता है, क्योंकि आसपास जितनी भी जो नदियाँ हैं, हुगली नदी उसके दोनों तरफ पटसन की बड़ी तादाद में उत्पादन करने वाली भूमि है, उपजाऊ भूमि है, जहाँ पटसन आसानी से उपलब्ध किया जा सकता है या उत्पादन किया जा सकता है। उसके बाद है सस्ता श्रम। बंगाल के अंदर बहुत सस्ता श्रम उपलब्ध हो जाता है, यानी वहाँ 500 की जगह 300 में काम करने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं, इसलिए बड़े बड़े उद्योग जो पटसन उद्योग वहाँ लगाया जाता है। उसके बाद सस्ता श्रम, हमने बात कर लिया सस्ते श्रम की। उसके बाद सस्ता जल परिवहन का मतलब क्या है, सस्ते जल परिवहन का मतलब जो हुगली नदी में बहुत सारे पानी के जहाज़ हैं चलते हैं, और वो सारे के सारे किससे जुड़े हुए हैं, हुगली नदी के बाद बंगाल की खाड़ी से, और बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर से, और हिंद महासागर अरब सागर से, और सारे अरब यहाँ से आसानी से उस पटसन को विदेशों के अंदर भेजा जा सकता है, इसीलिए यहाँ पटसन उद्योग बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। फिर जल की मात्रा का आप जानते हैं, वहाँ जब हुगली नदी है तो हुगली नदी पे पानी की तो कमी होगी नहीं, और पटसन उद्योग के लिए पानी की बड़ी मात्रा चाहिए। उसके बाद आगे अगर हम पढ़ें तो पर्याप्त पूंजी भी यहाँ काफ़ी सही मात्रा में उपलब्ध है, लोगों के पास पैसे की भी इतनी कमी नहीं होती। उसके बाद कलकत्ता बंदरगाह है, जो पूरे भारत के अंदर एक बहुत ही आधुनिक और अच्छे किस्म का बंदरगाह है, जहाँ से विदेशों के माल पुराने समय से भेजा जाता। अंग्रेज भी सबसे पहले यहीं कलकत्ता से विदेशों के अंदर अपना माल भेजा करते थे। अब जो इसके अंदर आने वाली कुछ समस्याएं हैं, पटसन उद्योग में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, वही पहले की तरह है, विदेशों के साथ विदेशी बाज़ार में कृत्रिम उद्योग से कंपटीशन करना पड़ता है, और हमारे जो पटसन उद्योग हैं वो इतना अच्छा नहीं है जो जैसा कि विदेशों के अंदर पाया जाता है। बाज़ार में निरंतर घटती मांग, अब लोग जल्दी से पटसन का जो कपड़ा है वो पहनते नहीं, और लगातार मांग घटती जा रही, तो किसान भी इन पटसन उद्योगों का या पटसन का निर्माण ज़्यादा नहीं करता है। उसके बाद और अगली समस्या क्या है, भारत के अलावा भी
बहुत सारे देश हैं जो पटसन उद्योग के अंदर लगातार वृद्धि कर रहे हैं और अपना उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उनमें सबसे पहले बांग्लादेश आता है, फिलीपींस आता है, ब्राज़ील आता है, थाईलैंड, मिस्र, ये ऐसे देश हैं जो तेज़ी से भारत को टक्कर दे रहे हैं और इनका पटसन उद्योग हमसे काफ़ी अच्छा होता है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती की बात होती है। उसके बाद आगे अगर हम देखें, आगे आता है चीनी उद्योग। चीनी उद्योग भी हमारा एक महत्वपूर्ण उद्योग है जहाँ हम चीनी का निर्माण करते हैं। उसके बाद आगे जैसे चीनी उद्योग के लिए कौन कौन सी परिस्थितियाँ चाहिए। चीनी उद्योग में भारत का विश्व के अंदर दूसरा सबसे बड़ा स्थान है चीनी उद्योग के क्षेत्र के अंदर, जहाँ चीनी से गुड़ बनती है, गुड़ के बाद ये सारी की सारी जो चीज़ें बनती हैं ये सब चीनी से बनती है। और चीनी कैसे बनती है? गन्ने से बनती है। और गन्ने का बहुत बड़ा ज़्यादातर जो उत्पादन है वो कहाँ होता है? वो उत्तर प्रदेश में होता है, महाराष्ट्र में होता है, बिहार में होता है। इन्हीं क्षेत्रों के अंदर सबसे ज़्यादा चीनी की मिलें उपलब्ध हैं और बड़े बड़े क्षेत्रों के अंदर इनका उत्पादन होता है। गन्ने के अंदर सुक्रोज की मात्रा अधिक होती है और इस सुक्रोज की वजह से शुगर बना है। शुगर का मतलब चीनी, चीनी को क्या कहते हैं? शुगर। और शुगर का ऐसे बना सुक्रोज से, और सुक्रोज कहाँ में पाया जाता है? गन्ने के अंदर पाया जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो चीनी उद्योग को बढ़ावा देता है। अभी हम चीनी उद्योग की समस्याएं भी कुछ देखेंगे। इसमें सरकार काफ़ी बड़ी मात्रा में, जलवायु बड़ी मात्रा में, पर्याप्त पूंजी बड़ी मात्रा में, वही ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं चीनी उद्योग को विकास करने में। उसके बाद यह उद्योग दक्षिण महाराष्ट्र की ओर स्थापित हो रहे हैं, यानी दक्षिण महाराष्ट्र की तरफ भी काफ़ी बड़ी तादाद में और तेज़ी से चीनी उद्योग का निर्माण हो रहा है। अब उसके बाद हम देखें चीनी उद्योग की समस्याएं क्या हैं, यानी अगर हम देखें तो चीनी उद्योगों की क्या क्या समस्याएं हैं। सबसे पहले अल्पकालिक है। चीनी उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने तक चलता है, उसके बाद इसकी सारी फैक्ट्रियाँ क्या हो जाती हैं? बंद हो जाती हैं। यानी साल के अंदर इसका 4 से लेकर 5 महीने तक ही उत्पादन होता है और इसकी जो बड़ी बड़ी जो मिल हैं वो 4-5 महीने तक चलती हैं। तो सबसे बड़ी समस्या है ये लंबे समय तक का रोज़गार उपलब्ध नहीं करा पाता, सस्ते बहुत छोटे समय के लिए रोज़गार उपलब्ध करा पाता है। उसके बाद परिवहन, यानी सड़कों की सुविधा। आपने देखा होगा अगर यूपी बिहार की तरफ जाओ या महाराष्ट्र की तरफ जाओ तो ट्रकों में, ट्रैक्टरों में बहुत बड़ी तादाद में गन्ने भर भर के जाते हैं। तो उसके लिए सड़कें वगैरह अच्छी अगर नहीं होती तो वो ज़्यादा लंबे समय तक, ज़्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाता। फिर पुरानी और अक्षम तकनीक, आज भी जो चीनी का जो निर्माण है वो आधुनिक तकनीक का, आधुनिक मशीनों का प्रयोग नहीं किया जा रहा, पुरानी तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी वजह से उत्पादन लागत ज़्यादा आती है और चीनी कम उत्पादन होती है। फिर सरकार की जो उदामीयता का मतलब है उदासीनता से है। उदासीनता का मतलब है कि सरकार जो है इन उद्योगों की तरफ ध्यान बिल्कुल भी नहीं देती है या बहुत कम ध्यान देती है, जिसकी वजह से ये जो उद्योग है पिछड़े हुए हैं और ये विकास नहीं कर पा रहे। फसलों की बढ़ती लागत, आज सरकार जो है किसानों की फसलों की तरफ भी ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि किसानों की जो लागत है गन्ने की लागत, वो लगातार पानी लगाना, फिर उसके अंदर जो यूरिया डालना या बहुत सारी चीज़ों को डालना, इनकी वजह से उसकी लागत ज़्यादा आती है, लेकिन किसानों को गन्ने का वो मूल्य मिलों में नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए। इसलिए लगातार किसान जो है गन्ने का उत्पादन कम करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर राजनीति का शिकार हो रहे हैं। राजनीति का शिकार का मतलब कई बार सरकार झूठे वादे कर देती है किसानों को कि हम अच्छा आपको मूल्य देंगे या हम कहें आपके कर्जों को माफ़ कर देंगे, लेकिन सरकार अपनी राजनीति के कारण, राजनीति चमकाने के कारण ये सारे वादे पूरे नहीं कर पाते। उसके बाद लौह इस्पात आपने सुना होगा लोहे का, तो ये एक आधारभूत उद्योग है जो अन्य उद्योगों को निर्मित करने में हमारी मदद करता है। तो लौह इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है जिसके ऊपर बहुत सारी कंपनियां या बहुत सारे उद्योग निर्मित करते हैं जहां लोहे का सामान बनता है। अब इस उद्योग के लिए लोहा होना चाहिए, अयस्क होना चाहिए, कोयला होना चाहिए, कोकिंग कोयला, ये चूने का पत्थर, मैग्नीशियम, ये सारे कच्चे माल के रूप में इनका उपयोग करना पड़ता है। ऐसे ही लोहा नहीं बन जाते, इन सब चीज़ों का उपयोग करके लोहे का निर्माण किया जाता है। और भारी उद्योग होने की वजह से इस उद्योग की जो स्थापना कच्चे माल के वाले केंद्रों के ऊपर किया जाता है। जैसे लोह इस्पात उद्योग झारखंड के अंदर है, यानी झारखंड के अंदर जो जमशेदपुर है वहाँ सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादन होता है। क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी तादाद में ये कच्चे माल के रूप में पाया जाता है और
वहाँ टाटा मिल का निर्माण किया गया है इसी की वजह से, क्योंकि वहाँ लोहा बनता है और लोहा कच्चे माल के रूप में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसी प्रकार छोटा नागपुर के अंदर भी बड़ी मात्रा में लोहे का निर्माण किया जाता है। अब चुनौतियों की बात करें तो लौह इस्पात उद्योग के अंदर कौन कौन सी चुनौतियाँ आती हैं। तो सबसे पहले उच्च लागत, यहाँ 1000, 2000, करोड़, 2 करोड़ रुपए में ये लौह इस्पात उद्योग का निर्माण नहीं होता, बल्कि इसके लिए अरबों रुपए की आवश्यकता होती है और एक बड़ी राशि हर कोई उत्पादन नहीं कर सकता है, लागत नहीं ला सकता। उसके बाद कोकिंग, कोयला, हमारे देश के अंदर जो कोयला होता है जिससे लोहा बनता है, जिसको मिलाकर लोहा बनाया जाता है, वो बहुत सीमित मात्रा में, कम मात्रा में है और उसका भी लगातार समाप्त की तरफ या ख़त्म होने वाला है। कम श्रमिक उत्पादकता, हमारे देश के अंदर लौह इस्पात उद्योग में काम करने वाले श्रमिक भी क्या मिलते हैं, बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए भी ये समस्या है। अनियमित ऊर्जा, यहाँ बिजली की सुविधा, ऊर्जा की सुविधा लगातार नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से इस लौह इस्पात उद्योग में कमी आ रही है और कमी हो रही है लगातार, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ी तादाद में और ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। उसके बाद अविकसित अवरचना, अविकसित अवरचना का मतलब है हमारे देश की जो अर्थव्यवस्थाएं या अन्य सुविधाएं हैं वो सारी की सारी इन लौह इस्पात उद्योगों को नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से लौह इस्पात उद्योग इन सारी समस्याओं का सामना कर रहा है। तो कई बार आता है कि लौह इस्पात उद्योग कौन सी चुनौतियों का सामना कर रहा है। उसके बाद हम आते हैं कि औद्योगिक प्रदूषण। औद्योगिक प्रदूषण किसे कहते हैं, जो उद्योगों की वजह से होता है। जैसे वायु प्रदूषण होता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वायु प्रदूषण क्या होता है, यहाँ से धुआं निकलता है जो वायु को गंदा कर देता है, तो औद्योगिक प्रदूषण के अंदर आ गया। दूसरा औद्योगिक प्रदूषण के अंदर क्या आता है, दूसरा औद्योगिक प्रदूषण के लिए आता है जल प्रदूषण, जो हमने अभी पढ़ा है। यानी दूसरा औद्योगिक प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण, जिसके अंदर गंदा पानी जाके मिल जाता है, तो वो औद्योगिक प्रदूषण होता है। तापीय प्रदूषण, जो हम बिजली वगैरह का यूज़ करने की वजह से, या हम कहें जो भूमि की जो उत्पादक क्षमता उसे कम कर देता है, तो तापीय ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा, जब मशीनें चलती हैं तो आवाज़ बहुत ज़्यादा करती हैं, तो इसकी वजह से भारी उद्योगों में ध्वनि प्रदूषण हो जाता है। तो ये सारे के सारे उद्योगों के जो है हानियाँ हैं। उसके बाद ये एक जर्नली क्वेश्चन है जो कि आसानी से कोई भी बता सकता है कि पर्यावरण निम्नीकरण, यानी पर्यावरण की क्षति के कारण पर्यावरण क्यों प्रदूषण हो रहा है। तो पर्यावरण के निम्नीकरण के कारण है जल की न्यूनतम उपयोग करना और पुनर्चक्रण करना, यानी पर्यावरण के निम्नीकरण को रोकथाम के कारण उपाय, यानी हम पर्यावरण को प्रदूषित होने से कैसे रोक सकते हैं। पानी का कम से कम उपयोग करें, पानी का पुनर्चक्रण करें। कैसे, अगर मान लो हम गाड़ी धो रहे हैं या हम कोई गाड़ी धो रहे हैं तो उसको एक ही पानी का बार बार प्रयोग कर सकते हैं, या हम कहें जो हमने गाड़ी धोई है उससे हम साफ़ सफाई कर दें। तो इस तरह से जो वर्षा का पानी जो लगातार बारिश का होता है उसे इकट्ठा कर लें और बार बार प्रयोग में लाएं। जल शोधन, पानी को साफ करने की कोशिश करें और उसे दोबारा यूज़ करने की कोशिश करें। स्वच्छ ईंधन, स्वच्छ ईंधन का मतलब क्या होता है, हम ऐसी चीज़ों का उपयोग करें जो प्रदूषण कम फैलाए, धुआं कम दे। तो इन सब चीज़ों से हम स्वच्छ वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। नवीन और आधुनिक तकनीकों का उपयोग, क्योंकि आज बाज़ार में नई नई तकनीकों का उपयोग हो रहा है, जिसकी वजह से हम पर्यावरण को हानि पहुंचाने से रोक सकते हैं। उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट, यानी जो कच्चा माल, कबाड़ा, ये अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, इनका इस तरह से निपटारा किया जाए कि ये हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक ना हो। और जैसे कि अगर मान लो गंदा पानी निकलता है तो उससे रसायनों को अलग करके उसके बाद उसको छोड़ा जाए, जिसकी वजह से वो हमारे लिए लाभदायक हो। तो बच्चों, इस तरह से जो चैप्टर है ये पूरा हो गया हमारा, और हम अगले चैप्टर में इसके